क्या हो अगर पैसे के बारे में हमने आज तक जो कुछ भी सीखा है वो गलत हो? रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड बिल्कुल यही सवाल उठाती है। ये कहानी है दो पिताओं की, एक अमीर और एक गरीब, और उनके बिल्कुल अलग नजरिए ने कैसे लेखक की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए आज इसी किताब के कुछ सबसे जरूरी सबकों को समझते हैं, सबक जो शायद पैसे को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक नौजवान रॉबर्ट कियोसाकी से, जो एक बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। उन्हें सलाह देने वाले दो लोग थे, एक उनके अपने पढ़े लिखे पिता और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। दोनों ही अपनी अपनी जगह कामयाब थे, लेकिन जब बात पैसे की आती थी तो उनकी सलाह में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ थे उनके पुअर डैड, वो एक हाईली एजुकेटेड पीएचडी थे और उनका एक ही मंत्र था, खूब पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी सेफ एंड सिक्योर नौकरी मिल सके। वहीं दूसरी तरफ थे रिच डैड, जिन्होंने स्कूल की पढ़ाई पर ज्यादा जोर नहीं दिया, बल्कि इस बात पर दिया कि पैसा असल में काम कैसे करता है। उनकी सलाह थी, ये सीखो कि पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए। और यहीं से रिच डैड का पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला सबक आता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये उस जाल को समझने की चाबी है जिसे वो रैट रेस यानी चूहा दौड़ कहते हैं। तो आखिर ये रैट रेस है क्या चीज? किताब में इसे गधे की मिसाल से समझाया गया है। सोचिए, एक गधा है जिसके सामने डंडे पर एक गाजर लटकी हुई है। वो गाजर को पकड़ने के लिए दौड़ता रहता है, पर उसे कभी पकड़ नहीं पाता। बस ज्यादातर लोग इसी तरह ज्यादा सैलरी के पीछे भागते हैं, लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है खर्चे भी बढ़ जाते हैं और वो कभी आगे नहीं निकल पाते। इस चक्र को चलाने वाली दो बड़ी ताकतें हैं, डर और लालच। पैसा खत्म हो जाने का डर हमें एक ऐसी नौकरी से बांधे रखता है जो शायद हमें पसंद भी ना हो, और फिर जब सैलरी हाथ में आती है तो लालच हमें बेहतर चीजों पर खर्च करने के लिए उकसाता है, और नतीजा हम उसी गोल गोल चक्कर में फंसे रह जाते हैं। और यही रिच डैड की फिलॉसफी का सार है। इस जाल से निकलने का एक ही तरीका है, पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदलना। बात सिर्फ ज्यादा कमाने की नहीं है, बल्कि अपनी सोच को बदलने की है। तो ठीक है, अगर पैसे के लिए काम करना एक जाल है तो इससे बाहर कैसे निकलें? इसका जवाब किताब के सबसे पावरफुल सबक में छिपा है, एक एसेट और एक लायबिलिटी के बीच के बेहद आसान से फर्क को समझना। रिच डैड की परिभाषा इतनी सिंपल है कि आप हैरान रह जाएंगे। देखिए, कोई भी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले वो एक एसेट है, और कोई भी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले वो एक लायबिलिटी है। बस इतना ही। यही वो छोटा सा आइडिया है जो दौलत बनाने की पूरी नींव है। अब इसे कैश फ्लो के जरिए समझते हैं। देखिए, एक गरीब इंसान के साथ क्या होता है? पैसा आता है और सीधा खर्चों में चला जाता है। किराया, खाना पीना, टैक्स, और महीने के आखिर में एसेट वाले कॉलम में डालने के लिए कुछ भी नहीं बचता। अब आते हैं मिडिल क्लास पर। यहां कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है। यहां सैलरी का पैसा उन लायबिलिटीज को खरीदने में जाता है जिन्हें अक्सर लोग एसेट समझ बैठते हैं, जैसे घर का मॉर्गेज, कार का लोन या क्रेडिट कार्ड का बिल। ये सारी चीजें असल में लगातार जेब से पैसा निकालती रहती हैं और रैट रेस को और भी मजबूत कर देती हैं। और फिर आता है अमीरों का तरीका। यहां खेल पूरी तरह से बदल जाता है। वो अपना पैसा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। ये एसेट्स और पैसा बनाते हैं, जिससे उनके खर्चे भी पूरे होते हैं और वो और ज्यादा एसेट्स खरीद पाते हैं। ये दौलत बनाने का एक पावरफुल साइकिल है। और यहीं पर किताब का वो आइडिया आता है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, कि जिस घर में आप रहते हैं वो एक एसेट नहीं है। ज्यादातर लोग इसे अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, पर रिच डैड की परिभाषा के हिसाब से अगर ये आपकी जेब में पैसा नहीं डाल रहा तो ये एक लायबिलिटी है। हर महीने मॉर्गेज, टैक्स और मेंटेनेंस के नाम पर यह पैसा जेब से निकालता ही है। तो फिर सवाल यह है कि कोई अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू कैसे करे? रिच डैड का जवाब है, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दो। नहीं, इसका मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है अपनी नौकरी से जो पैसा आ रहा है उसका इस्तेमाल ऐसे एसेट्स बनाने में करना जो आपके लिए पैसा कमाए। इस बात को समझाने के लिए किताब में एक बड़ा मजेदार उदाहरण है। मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक अक्सर एक सवाल पूछते थे, मैकडॉनल्ड्स आखिर किस बिजनेस में है? ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? हैमबर्गर, राइट? पर वो गलत हैं। और इसका चौंकाने वाला जवाब है, उनका असली बिजनेस है रियल एस्टेट।
मैकडॉनल्ड्स अपनी फ्रेंचाइजी के नीचे की बेशकीमती जमीन का मालिक बनकर पैसा कमाता है। हैमबर्गर बेचना तो बस उस जमीन का किराया चुकाने का एक जरिया है। ये अपने असली एसेट पर फोकस करने का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। अपनी नौकरी करते रहिए, लेकिन उसे सिर्फ सैलरी के लिए मत देखिए, उसे सीखने का एक मौका समझिए। अपनी कमाई से लायबिलिटीज नहीं, बल्कि असली एसेट्स खरीदिए। और साथ ही सेल्स, कम्युनिकेशन जैसी स्किल सीखिए जो आगे चलकर खुद का बिजनेस बनाने में मदद करेंगे। लेकिन बात सिर्फ एसेट खरीदने पर ही खत्म नहीं होती। असली दौलत तो एक ऐसी चीज से बनती है जो पैसे से भी कहीं ज्यादा कीमती है। चलिए अब उस सबसे बड़े एसेट के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि अमीर सिर्फ पैसा कमाते नहीं, वो पैसा बनाते हैं या आविष्कार करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फाइनेंशियल क्रिएटिविटी, मतलब उन मौकों को देख पाना जिन्हें दूसरे लोग देख ही नहीं पाते। जैसे जब रियल एस्टेट मार्केट डाउन था तो रॉबर्ट ने डरने के बजाय उसमें मौका देखा, सस्ते में प्रॉपर्टीज खरीदी और प्रॉफिट पर बेचकर सच में पैसा बनाया। कियोसाकी कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहले वो जो म्यूचुअल फंड्स जैसी बनी बनाई इन्वेस्टमेंट्स खरीदते हैं, और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जो खुद डील्स और मौके तैयार करते हैं। अमीर बनने के लिए दूसरे टाइप का इन्वेस्टर बनने का लक्ष्य रखना चाहिए। इस क्रिएटिव पावर को समझाने के लिए रिच डैड एक पुरानी जापानी कहावत का जिक्र करते हैं जो हमें शक्ति के 3 अलग-अलग रूपों के बारे में बताती है, और ये भी कि उनमें सबसे कीमती क्या है। तलवार यानी हथियारों की ताकत, गहना यानी पैसे की ताकत, लेकिन जो तीसरी चीज है आईना यानी आत्मज्ञान या खुद को जानने की ताकत, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। अपनी फाइनेंशियल ताकत और कमजोरियों को समझना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, यही दौलत बनाने की असली चाबी है। तो कुल मिलाकर आखिरी और सबसे बड़ा सबक यह है कि असली खेल पैसे का नहीं, दिमाग का है। यही हमारा सबसे बड़ा एसेट है। यह हमें बहुत अमीर भी बना सकता है और बहुत गरीब भी। इसलिए सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन पर करना है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि किसी के पास कितना पैसा है। असली सवाल ये है कि वो अपने सबसे बड़े एसेट यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल दौलत बनाने के लिए कैसे करता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद ही खोजना है।